व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12 अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध है क्या? तो प्रबंध है प्रशासन तथा संगठन शब्द का एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक सा अर्थ है, किंतु संकुचित अर्थ में यानी व्यापक अर्थ में प्रबंध एक कला एवं विज्ञान है जो निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न मानवीय प्रयत्नों से संबंध रखता है। इस दृष्टि से प्रबंध में नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, अभिप्रेरण, नीति निर्धारण आदि ये सभी शामिल होते हैं। अमेरिकन कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने ये कहा कि हम मोटर, हवाई जहाज, फ्रिज, रेडियो या जूते के फीते नहीं बनाते, हम बनाते हैं मनुष्य और मनुष्य इन वस्तुओं का निर्माण करते हैं जिसे हम प्रबंध कहते हैं। प्रबंध उन नीतियों पर लागू होता है जो प्रशासन द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रबंध की विचारधारा का इतना विकास हो चुका है कि इसे निश्चित परिभाषा की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। प्रबंध पूर्व निर्धारित स्पष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्णयन की तथा मानवीय क्रियाओं का नियंत्रण की प्रक्रिया है। प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय के जीवन प्रदान करने की गतिशील प्रक्रिया के साथ साथ इसमें जो प्रबंध की जो दिशा निर्देश है उसको यहाँ पर 3 रूपों में माना गया है। एक प्रबंध की अधिकारी, दूसरा प्रबंध विज्ञान तथा प्रबंध की प्रक्रिया। इस प्रकार एक कुशल प्रबंधक जो होता है सर्वाधिक उपयुक्त कर्मचारियों का कार्य की आवश्यकता के अनुसार चयन करता है। वो प्रबंध की जो परिभाषा दी गई तो प्रबंध सरल शब्दों में लोगों से कार्य कराने की एक कला को हम प्रबंध कहते हैं। लोगों से अगर हम कार्य कराते हैं और उस कार्य को कराने की एक कला जो होती है उसे हम प्रबंध कहते हैं। लॉरेंस एप्पल ने जो प्रबंध को क्रिया के रूप में बताया है, कूटज ने यह प्रबंध को वह एक क्रिया है जो समूह के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दूसरों के द्वारा प्रयासरत होती है या निर्देशित होती है। रिचमैन ने ये कहा कि प्रबंध जो होता है मानवीय प्रयासों एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करने की एक कला होती है। तो इन परिभाषाओं के निम्न तथ्यों पर जोर दिया गया कि अंतर्वैयक्तिक जो भूमिका होती है ये एक दूसरे के द्वारा इनका निष्पादन हो और इन दूसरे वे लोग शामिल हों जो संगठन के भिन्न भिन्न स्थानों और संगठन से बाहर जिनके माध्यम से प्रबंध का कार्य जैसे कर्मचारी, पक्षकार, ग्राहक, लेनदार, संगठन और नेता आदि होते हैं। निर्णयन की भूमिका इसमें वित्त है, उपकरण है, सूचना है, कर्मचारी वर्ग से संबंधित निर्णय है, अधिकारी भी प्रबंधन के पास होता है। तो ये संगठन के उपयोग जो नियंत्रित होते हैं, नियंत्रण संबंधी निर्णय लिए जाते हैं, वो निर्णयन जो होता है वो अधिकृत व्यक्ति के पास होता है। फिर सूचना संबंधी भूमिका जो प्रबंधक होता है वो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का भी आदान प्रदान करता है। क्या नीति बनाना है, कैसे निर्वाचन करना है, कैसे संगठन के भीतर लोगों को योजना देना है, नीति बनाना है, कार्यवाही करना है, मूल्य आदि के माध्यम से वो सब कुछ उन पर निर्धारित करता है। प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में है। हेनरी फेयोल ने कहा कि प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना एवं नियोजन करना होता है, क्योंकि संगठन की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना है। शुल्ज कहते हैं कि
प्रबंधन वह एक शक्ति होती है जो नेतृत्व करती है, मार्गदर्शन प्रदान करती है तथा संगठन को निर्देशित करती है ताकि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को वो पूरा कर सके। पीटर एवं ड्रकर कहते हैं कि प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील एवं जीवनदायक तत्व है, जिसके नेतृत्व के अभाव में उत्पत्ति के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी उत्पादन का रूप नहीं ले पाते हैं। स्टेनल कहते हैं कि उद्देश्य से निर्माण जो होता है, निर्णयन मानवीय कार्यों पर नियंत्रण की प्रक्रिया ही प्रबंध कहलाती है। जॉर्ज आर टेरी कहते हैं कि प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण का समावेश किया जाता है, जो व्यक्तियों एवं साधनों के उपयोग द्वारा उद्देश्यों के निर्धारण एवं निष्पादन के लिए अपनाई जा सकती है। अब जो प्रबंध होता है वो एक प्रक्रिया है जो संबंध रखती है किसके से? नियोजन से। नियोजन क्या होता है? कार्य को करने से पूर्व जो योजना तैयार की जाती है वो नियोजन कहलाया। संगठन लोगों का समूह होता है। मार्गदर्शन उस संगठन को कैसे कार्य करना है, जो नियम और नीति निर्देश तैयार किए जाते हैं वो मार्गदर्शन है। समन्वय, उसमें लोग आपस में पूरे समूह के साथ किस प्रकार समन्वय पूर्वक कार्य करें वो समन्वय कहलाता है। और नियंत्रण, आपस में किस प्रकार से मिलजुल करके नियंत्रित होकर के कार्य को करते रहें, एकजुट होकर के, ये नियंत्रण कहलाता है। तो प्रबंध जो है इन नियोजन, संगठन, मार्गदर्शन, समन्वय एवं नियंत्रण से उत्पन्न एक प्रक्रिया है जो लोगों को एक मार्गदर्शन करती है, एक सूत्र में बांधती है, उसे हम प्रबंध कहते हैं। प्रबंध एक अनुशासन के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए हम विश्व भर में बड़ी संख्या में प्रबंध शिक्षा के नए नए महाविद्यालय और संस्थाओं की स्थापना की जाती है। तो महाविद्यालयों का जो अनुशासन है वो एक विश्वविद्यालय विशिष्ट ज्ञान, प्रशिक्षण, आचार संहिता, विशेष कौशल आदि का उपयोग करके और वो उस प्रबंधन में अनुशासन के रूप में बना कर रखता है। आधुनिक अवधारणा में क्या कहा गया कि आधुनिक अवधारणा ये कहती है कि समाचीन और समावेशी, ये परिभाषा जो दो प्रकार की हुई उन सभी क्रियाओं से है जिसका संबंध उपक्रम की नीतियों, उद्देश्यों के नियोजन, मनुष्य द्वारा मुद्रा, सामग्री, मशीन तथा पद्धति के संगठन तथा भौगोलिक एवं मानवीय संसाधनों के निर्देशन, अभिप्रेरण, समन्वय एवं नियंत्रण से होता है। अर्थात इन सब बातों पर पुरानी और नई सभी को मिलाकर के जो निष्कर्ष निकला, अर्थात लोगों से किसी भी प्रकार से समायोजित करके कार्य करा लेने की जो कला है उसे ही हम प्रबंध कहते हैं। प्रबंध की परिभाषा का जो वर्गीकरण है उसके 4 पहलू हैं। एक क्रिया के रूप में, एक कार्य या प्रक्रिया के रूप में, अनुशासन के रूप में, एक सामाजिक एवं गतिशील कार्य के रूप में। क्रिया के रूप में अंतर्वैयक्तिक भूमिका, निर्णयन की भूमिका, सूचनात्मक भूमिकाएं। कार्य के रूप में नियोजन करना, संगठन करना, मार्गदर्शन, समन्वय और नियंत्रण करना। अनुशासन के रूप में ज्ञान का विशिष्ट अंग, प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, आचार संहिता, विशिष्ट कौशल का निर्माण करना।
फिर सामाजिक गतिशील कार्य में परिवर्तनशील परिवेश में औपचारिक रूप, संगठन समूहों द्वारा या उनके माध्यमों से कार्य कराने की कला को ही प्रबंधन कहते हैं। तो ये 4 रूपों में हमने देखा कि प्रबंध की जो परिभाषाएं हैं वो 4 अवधारणाओं पर या पहलुओं पर लागू होती हैं। फिर प्रभावशीलता तथा कार्यकुशलता के बीच संतुलन कैसा होना चाहिए। कार्यकुशलता का आशय कार्य को सही तथा न्यूनतम लागत पर संपन्न करना है। कार्यकुशलता है क्या? कार्यकुशलता का जो आशय है वो सही तथा न्यूनतम लागत पर सामान संपन्न कराना है। कार्य जो है, कोई व्यक्ति कुशल तब कब कहलाता है कि जो कम समय में कम लागत पर कार्य अधिक से अधिक करे और कार्य सफल हो जाए, उसे हम प्रभाव के साथ। तो कार्यकुशलता में जो लगातार अधिक लाभ प्राप्त करते रहने से या समझा जाए कि अधिक कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है, तो ये प्रबंध के लिए दोनों अपरिहार्य हैं। इन दोनों के कारण जो जैसे प्रभावशील होना और कुशलता को छोड़ना अधिक आसान होता है। जैसे निर्धारित कार्य को पूर्ण करना भले ही लागत ऊंची हो। मान लीजिए एक कंपनी का लक्ष्य वर्ष में 1 लाख इकाई निर्मित करना है। इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए प्रबंधक को बिजली फेल हो जाने के कारण 2 पारियों में भी कार्य कराना पड़ सकता है। अतः 1 लाख इकाइयों का निर्माण तो हो सकता है, किंतु लागत अधिक हो सकती है। ऐसी दशा में प्रबंधक द्वारा प्रभावशीलता का पालन हो तो उतनी ही लागत में, उतने ही संसाधनों में अधिक से अधिक उपयोग करा सकता है और इसके लिए वह सफल और प्रभावी दोनों जब होगा। सफल कब होगा? जब वो उस कार्य को प्रभावी ढंग से बुद्धिमानी चातुरता पूर्ण करेगा, तब वह उस कार्य में सफल हो पाएगा। और दोनों प्रभावशीलता और कार्यकुशलता दोनों प्रबंधन के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है कि उच्च कुशलता पर बिना प्रभावशीलता के अधिक बल देने में भी वांछनीय नहीं होता। अकुशलता तथा अप्रभावशीलता दोनों का परिणाम कमजोर प्रबंधन ही होता है। जैसे एक कर्मचारी है या अधिकारी है, प्रभावशीलता होने के साथ साथ कुशल भी है, इससे हमें संगठन के उद्देश्य की पूर्ति में सहायता मिल जाती है। जैसे न्यूनतम लागत पर वांछित लक्ष्य पूरा हो गया, यह हमारी कुशलता का प्रभाव है। हमने समय पर वांछित लक्ष्य को पूरा कर दिया, यह हमारी प्रभावशीलता हो गई। कोई काम हमें दिया गया और इतना, जैसे ठेकेदार होते हैं कि इतनी वांछित राशि पर इतने समय में यह कार्य पूरा करना है, तो ठेकेदार क्या करते हैं, कुछ समय में कम मजदूरी पर, कम लागत पर उस कार्य को पूरा कर देते हैं। सरकार का भी कार्य समय सीमा के अंदर हो जाता है और उस ठेकेदार को भी लाभ हो जाता है। लक्ष्यों की पूर्ति तथा लागत पर विचार दोनों अनिवार्य हैं, लेकिन लक्ष्य तो पूरा हो, लेकिन लागत भी हमारी, काम जो हो घटिया किस्म का ना हो, काम भी अच्छा हो, तब तो प्रभावशीलता उसमें है। अब अगला टॉपिक है प्रशासन, प्रबंध एवं संगठन। प्रशासन क्या होता है? व्यावसायिक उपक्रम का वह रूप जो प्रमुख नीतियों व लक्ष्यों के व्यापक निर्माण से संबंधित हो, उसे हम प्रशासन कहते हैं। जो बृहद रूप के बारे में सोचता है, उसको उपक्रम के रूप में जो नीतियों या लक्ष्यों को व्यावहारिक निर्माण से जोड़ता है, उसे हम प्रशासन कहते हैं। प्रबंध एक ऐसा नेतृत्व जो लोगों से नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण करके और बहुत सारा कार्य
करा लेने में सक्षम होता है, दूसरों से कार्य करा लेने में उसके पास कला है। अर्थात कुल मिलाकर के अभी हमने पढ़ा भी कि प्रबंधन जो है दूसरों से कार्य करा लेने की कला को ही प्रबंधन कहते हैं। तीसरा, संगठन का किसी कार्य को संपादित करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए, ये जो सोचा गया यह कैसे संभव हो, क्रियाओं का वितरण की व्याख्या करना, ये संगठन एक संरचना भी है, यह एक प्रक्रिया भी है। यानी हमें उदाहरण तौर पर किसी कंपनी की निर्माण करना है तो ज़मीन कहाँ से मिलेगी, कौन ज़मीन क्रय कर सकता है, कौन दिला सकता है, वो उसके लिए हो गया, उसको भी अपने उसमें जोड़ लिए। परिवहन की व्यवस्था कौन कर सकता है, कौन हमारा सहयोग कर सकता है, परिवहन में कौन अधिक कार्य कर सकता है, उसको जोड़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक के लिए कौन कार्य करेगा, मजदूरों की भरपाई कौन कर सकता है, कच्चे माल का से कौन कर सकता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के गतिविधियों से जुड़े हुए विभिन्न अंगों को पूरा करने वाले लोगों को आपस में जोड़कर रखना ही संगठन या संगठनात्मक कहलाता है। आज बस इतना ही। कल प्रबंध, प्रशासन तथा संगठन में अंतर पढ़ेंगे। प्रबंध, प्रशासन तथा संगठन में अंतर। प्रबंध, प्रशासन और संगठन, इनके जो अंतर के आधार हैं, पहला है क्षेत्र। प्रबंध का क्षेत्र जो है नीतियों के क्रियान्वयन तक, नीतियों को लागू करने तक ही विस्तृत होता है, जबकि प्रशासन जो होता है व्यवसाय के समग्र नियंत्रण और दायित्व पर निर्भर करता है, समग्र नियंत्रण और दायित्व पर निर्भर करता है। संगठन प्रशासन की तुलना में इसका क्षेत्र संकुचित होता है, इसका क्षेत्र जो होता है संकुचित होता है, अर्थात प्रबंधन का क्षेत्र विस्तृत होता है, ये पूरी तरह से जिम्मेवार होता है, और संगठन जो होता है इसका क्षेत्र संकुचित होता है, क्योंकि बांट दिया जाता है, उसको अपना ही कार्य देखना होता है। दूसरा है नीति। यहाँ नीतियाँ लागू करता है, प्रबंधन जो है नीति को लागू करता है, प्रशासन नीति को बनाता है, संगठन नीति लागू करने हेतु व्यक्तियों का समूह तैयार करता है। किसके द्वारा प्रभावित हो, तो प्रबंधन जो होता है मानव शक्ति द्वारा प्रभावित होता है, प्रशासन बाह्य घटकों द्वारा प्रभावित होता है, और संगठन सहयोगी तंत्र जो होता है उससे प्रभावित होता है, प्रबंध से। दायित्व क्या होता है, यह व्यवसाय के प्रबंध का संपूर्ण दायित्व निर्वहन करता है, कौन, प्रबंध, जबकि प्रशासन व्यवसाय को बुनियादी नीति तथा पूंजी प्रदान करता है। संगठन प्रबंध एवं व्यवसाय के मध्य समन्वय लाने का कार्य करता है, दायित्व देता है। भूमिका, प्रबंध संस्था की आत्मा होती है, प्रशासन संस्था का मस्तिष्क होता है, जबकि संगठन संस्था का शरीर होता है। कार्य का स्तर, संगठन प्रबंध जो होता है ये मध्यम स्तरीय कार्य का प्रभारी होता है, प्रशासन उच्च स्तरीय कार्य का प्रभारी होता है, और जो संगठन होता है प्रशासन के परस्पर सहयोग से ये कार्य को करता है। अधिकार, यह अधिकारों को लागू करता है, प्रशासन अधिकारों का निर्धारण करता है, और संगठन अधिकारों से प्रभावित होता है। तो इस तरह हमने देखा कि ये 5-6 अंतर हैं,
और अधिकतम 5 अंतर आते भी हैं। तो प्रबंध के, प्रशासन के और संगठन के अंतर के जो आधार हैं, क्षेत्र, नीति, किसके द्वारा प्रभावित होता है, भूमिका क्या है, स्तर क्या है, अधिकार क्या है, ये चीज़ों के आधार पर क्षेत्र, प्रबंधन का क्षेत्र विस्तृत, उसका सूक्ष्म और उसका अति संकुचित, नीतियों के आधार पर ये नीति लागू करता है, ये नीति बनाता है और ये नीति का निर्माण करता है, नीति को कार्य में लागू करने के लिए। भूमिका यह संस्था की आत्मा होती है, संस्था का मस्तिष्क होता है और यह शरीर होता है। स्तर जो होता है ये मध्यम स्तरीय होता है, प्रबंध, प्रशासन उच्च स्तरीय होता है और संगठन प्रशासन के सहयोग से कार्य करता है। अगला है प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की जो विशेषताएं हैं, पहली है गतिशीलता, ये स्थिर नहीं रहती, ये चलायमान होती है। फिर दूसरी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ये गतिशीलता है, इसे लगातार धीरे धीरे इसमें नवीनता लाने की आवश्यकता रहती है। फिर महत्वपूर्ण प्रक्रिया, प्रबंध एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, इसमें नियोजन, क्रियान्वयन, नियंत्रण, समन्वय, अभिप्रेरण, निर्देशन आदि सम्मिलित होते हैं, जिनकी सहायता से इसका निर्धारण लक्ष्यों की प्राप्ति हो सकती है। निश्चित उद्देश्य, प्रबंध का निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, विशिष्ट उद्देश्य लिए होना चाहिए। सामूहिक प्रयत्नों पर बल देने वाला होना चाहिए, क्योंकि इसमें अभिप्रेरण तथा नियंत्रण जो है, संगठन है, नियोजन है, ये बिना समूह के नहीं हो सकता। ज्ञान, अनुभव तथा दक्षता की आवश्यकता होती है, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, दक्षता की तथा अनुभव जरूरी है। अनुभवशील व्यक्ति ही अधिक से अधिक कार्य करा सकता है। फिर कला एवं विज्ञान दोनों है। कला अर्थात कार्य को करने के लिए उसको गुण से विकसित है, और विज्ञान यानी विशिष्ट ज्ञान। जब हमारे पास विशिष्ट ज्ञान के साथ साथ उसको अभिव्यक्त करने की कला होगी, गुण होगा, तभी हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। पेशे के रूप में इसमें विषय, पेशा यानी प्रबंधन जो होता है, एक विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। हमने पढ़ा पेशा पूर्व कक्षा में कि पेशा जो होता है इसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है। कार्य पर इस पर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये पेशे के स्वरूप में देखना चाहिए, इसका निर्माण होता है। जितना अधिक योग्य व्यक्ति होगा, जितना अधिक पारखी अनुभवी व्यक्ति होगा, उतना अच्छा प्रबंधन कर सकता है। विश्वव्यापी उपादेयता, विश्वव्यापी उपादेयता से तात्पर्य है कि व्यवसाय तक ही वो सीमित ना हो, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक क्षेत्रों में भी उसके सिद्धांतों, उपयोगों के बारे में, जैसे टेलर एक स्थान में ठीक लिखे हैं कि वैज्ञानिक जो प्रबंधन है, बुनियादी सिद्धांत सभी मानवीय क्रियाओं में एक साधारण व्यक्ति की प्रक्रियाओं को लेकर जो निम्न प्रकार से लागू कर सकता है। फिर काम लेने की कला, प्रबंधन जो है एक काम लेने की कला है। हम दूसरे से किस प्रकार से काम ले सकते हैं, कार्यों में समन्वय कैसा हो, एक दूसरे के प्रति, कोई कम काम करने वाला है, कोई अधिक काम करने वाला, लेकिन समन्वय स्थापित करना है, हमको सबके साथ रहना है। अदृश्य एवं अमूर्त शक्ति, अदृश्य एवं अमूर्त जो है, प्रबंध की शक्ति का आभास व्यवसाय की सफलता व असफलता के समय ही होता है। सफलता मिलने पर यह माना जाता है कि प्रबंध कौशल का परिणाम है, असफलता की दशा में यह अनुभव होता है कि प्रबंध की कुशलता का अभाव किया गया है। यानी हम में अभाव है तो वो दिख जाएगा, हम उसको चुराएंगे तो वो अदृश्य भी अमूर्त रूप में हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। सामाजिक प्रक्रिया, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये मानव से जुड़ी हुई गतिविधि है और मानव सदैव समाज में रहता है, तो इसमें सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। मानवीय कार्यों का निर्देशन, नियंत्रण, समन्वय और अभिप्रेरण जो होता है, ये नेतृत्व में संभव होता है। नियम बनाने तथा उन्हें लागू करने वाली सत्ता जो होती है, हमारा जो प्रशासन होता है,
वो ठीक प्रकार से नियम बनाए। वो उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो नियम बना रहे हैं वह हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे फर्म के लिए, हमारे उद्योग के लिए कैसा होगा, उस हिसाब से लाभप्रद है कि नहीं है, इसका ध्यान रखते हुए बनाना चाहिए। संगठन का निर्धारण व उपयोग, हमें संगठन का निर्धारण किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे लोगों को आप इसमें रखना चाहिए, जोड़ना चाहिए। फिर अपरिहार्यता, अपरिहार्यता का मतलब है शीर्ष प्रबंध, मध्यम स्तरीय प्रबंध, निम्न स्तरीय प्रबंध जो हैं, इन संगठनों में प्रत्येक में आपस में इनको भी अधिकार प्राप्त हो। अगर कहीं समस्या आ रही तो कुछ समय पर, कुछ स्थान पर ये अपना निर्णय व्यक्त कर सकें। प्रबंध का स्वामित्व से अलग होना भी संभव, यानी वो सदैव जरूरी नहीं है कि प्रबंधक तथा स्वामी एक ही हो। स्वामी कोई दूसरा होगा, प्रबंधक दूसरा होगा, तो दोनों पृथक पृथक वर्ग हो सकते हैं। जैसे कंपनी के स्वामी अंशधारी होते हैं, जबकि प्रबंध का कार्य जो होता है, प्रबंधक मैनेजर जो होता है, वो अंशधारी के रूप में नहीं होता, एक पेशे युक्त व्यक्ति होता है, पेशेवार व्यक्ति होता है, और वो पेशे के रूप में उसके बदले में उसको सैलरी या वेतन प्राप्त, पारिश्रमिक दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने प्रबंध की विशेषताएं देखी। अब अगला है प्रबंध का क्षेत्र। प्रबंध का क्षेत्र जो होता है वो अत्यधिक व्यापक होता है, लेकिन इसको दो भागों में बांटा गया है, विषय सामग्री और क्रियात्मक क्षेत्र। विषय सामग्री में नियोजन, संगठन, नियंत्रण, समन्वय, निर्देशन, अभिप्रेरण और नियुक्तिकरण। तो नियोजन क्या होता है? कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करने के लिए, कार्य को करने के लिए पूर्व जो योजना तैयार की जाती है उसे हम नियोजन कहते हैं। उस योजना को लोगों में किस प्रकार से जो पूर्ति की जाए, उसको तैयार किया जाए, वो जो तंत्र होता है उसे संगठन कहते हैं। नियंत्रण, उस कार्य में जांच पड़ताल की जाती है कि समस्त कार्य सही रूप से नियोजन के अनुसार चल रहे हैं, नियम के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इसे हम नियंत्रण कहते हैं। समन्वय, किसी कार्य में विभिन्न सदस्यों के मध्य इस ढंग से कार्य का आवंटन किया जाए कि सब में आपस में सहयोग बना रहे, सब खुशी खुशी उस कार्य को करें। तो जब मन से कोई काम करेंगे तो वह कार्य उतना अच्छा होगा बजाय बोझ के। निर्देशन, हमारा जो निर्देशन है वो भी होना चाहिए कि हमें जो निर्देश कर रहे हैं कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, ये लिखित रूप में देना चाहिए और उसकी अवहेलना पर आवश्यक नियंत्रण रखना चाहिए। अभिप्रेरण, अभिप्रेरण मतलब हमारे जो कर्मचारी हैं उनमें से कुछ अच्छा वर्कर होते हैं, कुछ थोड़ा सा उनसे मध्यम होते हैं और कुछ बहुत कम होते हैं। तो जो अच्छे वर्कर होते हैं, जैसे भैया बहनों आपकी कक्षा में आप लोगों को प्रतिदिन या इकाई जब मूल्यांकन होता है तो आपको चलित पदक दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? इसीलिए दिए जाते हैं कि यह देख करके दूसरों में भी एक नई लालसा जागृत हो और उसमें कार्य के प्रति ईमानदार, स्वीकृत कार्य को नियमित रूप से करने तथा जो प्रभावी ढंग से पूरा करता है उसमें एक उत्साह बढ़ाने के लिए, प्रतिस्पर्धा जागृत करने के लिए ये किया जाता है। फिर 7वां है नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण, इसके अंतर्गत संगठन की योजना के अनुसार योग्य तथा अनुभवी जो पदाधिकारी होते हैं उनके माध्यम से कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको प्रशिक्षण देना, पदोन्नति करना, स्थानांतरण करना, सेवा मुक्ति करना, ये सब शामिल होता है इसमें नियुक्तिकरण के अंतर्गत। इसका दूसरा क्षेत्र जो है प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र, ये 10 प्रकार से बांटा गया है। वित्तीय प्रबंध, उत्पादन प्रबंध, सेवी वर्गीय प्रबंध, वितरण तथा विपणन प्रबंध, परिवहन प्रबंध, क्रय विक्रय, अनुरक्षण या देखभाल प्रबंध, कार्यालय प्रबंध,
विकास प्रबंध और अन्य क्षेत्र जैसे हैं समय प्रबंध, पर्यावरण प्रबंध, आयात निर्यात प्रबंध, प्रतिरक्षा, चिकित्सा, तकनीकी, शिक्षण आदि प्रबंध ये प्रबंध हैं के जो क्रियात्मक क्षेत्र हैं। तो अब कल आगे हम पढ़ेंगे प्रबंध के उद्देश्य। तो इस पाठ को आप देखेंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा उसे पूछ सकते हैं।